हेलो एवरीवन, वेलकम टू टुडेज एनालिसिस ऑफ द हिंदू। सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि पॉलिटिकल लीडर्स ऑफिशियल्स मस्ट फॉस्टर फ्रेटर्निटी। तो वी वुड लाइक टू इम्प्रेस अपॉन ऑल पॉलिटिकल पार्टीज। मतलब ऐसा कोई बात भी नहीं बोल दिया है कि तो सही बात है भाई, सब जानते हैं बात। इंडिया फ्रेंच टाइज अ फोर्स फॉर स्टेबिलिटी इन द वर्ल्ड, ये आज का टॉपिक यही है मेन। कल इंडिया के प्राइम मिनिस्टर और वो जो फ्रांस के प्रेसिडेंट है मैक्रोन, इन लोगों का मीटिंग हुआ है। तो इन लोगों ने ढेर सारा, ये इतना लंबा चौड़ा आउटकम है। तो सबसे पहले इन्होंने क्या किया है कि जो इंडिया फ्रांस रिलेशनशिप है उसको अपग्रेड किया है स्पेशल ग्लोबल स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप में। उसके बाद एक बोले हैं कि एनुअली फॉरेन मिनिस्टर्स का डायलॉग वो होगा, मतलब बातें होंगी। फिर इंडिया फ्रांस ईयर ऑफ इनोवेशन लॉन्च किया है, फिर इनोवेशन नेटवर्क लॉन्च किया है, फिर H125 हेलीकॉप्टर फाइनल असेंबली लाइन, ढेर सारा इसमें रिन्यूअल ऑफ एग्रीमेंट बिटवीन डिफेंस कोऑपरेशन का है। फिर एक जॉइंट वेंचर है बेल और हैमर का। डिप्लॉयमेंट, ये वाला इंपॉर्टेंट है 8 नंबर, रेसिप्रोकल डिप्लॉयमेंट ऑफ ऑफिसर्स एट इंडियन आर्मी एंड फ्रेंच लैंड फोर्सेज इस्टेब्लिशमेंट। मतलब दोनों एक दूसरे का जो लैंड इस्टेब्लिशमेंट, उसमें देखिए ऑफिसर्स लिखा हुआ है, ऐसा नहीं कि वो कोई ट्रूप्स भेज देगा, उसमें कुछ ऑफिसर्स रहते हैं, वो लाइसेंसिंग के लिए वो होता है, वो बस उसका है। फिर एक टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट ग्रुप कुछ बनाया है। इंटेंट, ये देखिए, ये इंटेंट ऑफ फॉर कोऑपरेशन, ऐसा नहीं कि कोऑपरेशन है, जॉइंट डिक्लेरेशन ऑफ इंटेंट फॉर कोऑपरेशन इन क्रिटिकल मिनरल्स। क्रिटिकल मिनरल्स अभी न्यूज़ में चल ही रहा है हर जगह। फिर यहाँ पे देखिए इंटेंट टू स्टैब्लिश एडवांस्ड मटेरियल्स। एडवांस मटेरियल्स क्या होता है? जो नॉर्मल, जैसे फॉर एग्जांपल हीट रेजिस्टेंट मटेरियल हो गया, जो स्पेस उसमें सैटेलाइट्स में यूज़ होता है, या बुलेट प्रूफ जैकेट हो गया, उसमें जो वो होगा, जो मटेरियल यूज़ होगा वो ये होगा, एडवांस मटेरियल्स होगा। इसको मटेरियल साइंस ही बोला जाता है। और इसमें जो सबसे आगे अभी जो चल रहा है वो है नैनोटेक। नैनोटेक मटेरियल साइंस में बहुत, क्योंकि नैनोटेक में अगर आप लोगे ग्राफीन को, तो ग्राफीन असल में जो स्टील है उससे बहुत हल्का होता है, लेकिन उससे 6 गुना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। तो वो भी मटेरियल साइंस में वो भी चल रहा है। फिर कुछ एक डबल टैक्स अवॉइडेंस एग्रीमेंट है इंडिया और फ्रांस का, उसको अमेंड किया है। डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस फ्रेमवर्क क्या होता है, एग्रीमेंट क्या होता है कि अगर फॉर एग्जांपल MNC है कोई, और वो इंडिया में भी काम कर रहा है और फ्रांस में भी काम कर रहा है, तो ऐसा ना हो कि वो दोनों जगह टैक्स दे, वो किसी एक जगह टैक्स दे, उसको डबल टैक्स अवॉइडेंस एग्रीमेंट बोलते हैं। फिर ढेर सारा ऐसे दिया हुआ है, आप लोग देख सकते हैं कि टोटल 21 का है, 21 एग्रीमेंट हुआ है। और बहुत सारा तो देखिए लेटर ऑफ, मतलब ये है इंटेंट फॉर कोऑपरेशन है इसमें। लेकिन जो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है वो है ये कि इंडिया फ्रांस का जो बायलैटरल रिलेशनशिप है वो क्या है। पहला बात है कि फ्रांस इंडिया के लिए इम्पोर्टेंट क्यों है। तो जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ये कि वो इंडिया का जो परमानेंट मेंबरशिप है UNSC में, उसको सपोर्ट करता है। दूसरा कि अभी मलेशिया भी किया था ये बात कि हम इंडिया का जो वो है परमानेंट मेंबरशिप, उसको सपोर्ट करते हैं। फिर डिफेंस सप्लायर है, जैसे बेस्ट एग्जांपल तो राफेल का है। राफेल फ्रांस से ही खरीदा है इंडिया, अभी और ख़रीदने वाला है। वो जो डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल है उसको मंजूरी दे दिया है। फिर फ्रांस का ढेर सारा टेरिटरीज़ है, फ्रांस का 11 टाइम जोन्स है। ये कैसे है कि इसका पूरे दुनिया में, पैसिफिक में, इंडियन ओशन में इसका वो है, टेरिटरीज़ है, छोटा छोटा आइलैंड है। तो उसका इंडियन ओशन में भी है। तो उसका इंटरेस्ट ये भी है कि जो इंडो पैसिफिक हो वो ओपन एंड फ्री हो, फ्री एंड ओपन इंडो पैसिफिक उसके, और इंडिया का भी वो डिमांड है, वो नीड है, तो वो अलाइन करता है। तो इसलिए फ्रांस हम लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है। अब बायलैटरल ट्रेड $15 बिलियन का ही है जो 2024-25 में, तो ये थोड़ा कम है। फिर इंडिया का हल्का सा सरप्लस है, मतलब ऐसा नहीं कि बहुत बड़ा सरप्लस है, थोड़ा कुछ $1 मिलियन का सरप्लस है। और EU में जो फ्रांस है वो 3rd लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर है इंडिया का। अब इसमें एक बचा हुआ है, वो है इन्वेस्टमेंट का। इन्वेस्टमेंट का डेटा हम ढूंढे, मेरे को ऐसा कुछ भरोसे के लायक कोई डेटा नहीं मिला, तो इस पर हम डाले नहीं। उसमें एक डेटा मिला कि 2000 से 2024, फिर हम इसको वो नहीं कर रहे कि ये डेटा सही है या गलत। 2000 से 2024 के बीच जो फ्रांस है उससे इंडिया में अराउंड 10 से 12, 10 से 12 ऐसा कुछ बिलियन डॉलर्स इन्वेस्ट हुआ है। वो भी हम उसको नहीं कर रहे हैं, ऑथेंटिकेट नहीं कर रहे हैं।
डिफेंस में जो एक बना है इंडिया फ्रांस डिफेंस इंडस्ट्रियल रोड मैप, ये क्या करेंगे, जो मिलिट्री हार्डवेयर है ना उसको साथ में डिज़ाइन करेंगे। फिर एक ये होराइजन 2047 है, ये क्यों लिखा हुआ है, ये मतलब इसमें डिफेंस का बहुत बात है कि डिफेंस में हम लोग क्या क्या करेंगे, वो आगे देखते हैं। ये भी इंपॉर्टेंट चीज़ है होराइजन 2047, क्योंकि जो एग्रीमेंट मतलब जो कल बात हुआ है ना इंडिया और फ्रांस के बीच, उसमें होराइजन 2047 का बात है। फिर साइंस में क्या है, तो इंडिया एक एआई पे इन लोगों का है रोड मैप। फिर लाइफ साइंसेज सिस्टर इनोवेशन हब है। फिर ये क्या है कि यूपीआई जो है ना उसको, जैसे इंडिया में एनपीसीआई है वैसे फ्रांस में भी एक कंपनी है या जो भी उनका इंस्टीट्यूशन है वो भी अपना चलाता है। तो इंडिया का जो यूपीआई है उसको फ्रांस में हम लोग वो कर पाएंगे कि इंटरऑपरेबल हो जाए। स्पेस में ये लोग एक जॉइंट सैटेलाइट है हमारा तृष्णा। फिर मैरीटाइम डोमेन अवेयरनेस और ग्राउंड स्टेशन सपोर्ट में ये लोग फ्रांस इंडिया का सपोर्ट कर रहा है और इंडिया फ्रांस का सपोर्ट कर रहा है। न्यूक्लियर एनर्जी में एक तो सबसे पहला तो हुआ सिविल न्यूक्लियर एग्रीमेंट 2008 का। फिर जो जैतपुर न्यूक्लियर पावर प्लांट है इसमें फ्रांस मदद कर रहा है इंडिया को। फिर एक ITFR है, ITER है, इंटरनेशनल थर्मो न्यूक्लियर एक्सपेरिमेंटल रिएक्टर, ये फ्यूजन एनर्जी का है, इसको कंफ्यूज मत करिएगा। ये जो है ये फ्यूजन एनर्जी है, मतलब जो सन के कोर में होता है ना वैसा वाला, कि दो लाइटर एलिमेंट जो होते हैं वो फ्यूज़ करते हैं टू फॉर्म अ हायर न्यूक्लियाई। तो ये इसमें केवल इंडिया और फ्रांस नहीं है, इसमें ढेर सारे कंट्रीज़ हैं। तो लेकिन यहाँ पे इंडिया और फ्रांस भी कोऑपरेट कर रहे हैं। फिर वो बोला है कि इस बार बजट में भी था, इस बार ये लास्ट साल पिछले साल में था, स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर और एडवांस मॉड्यूलर रिएक्टर, ये बनाने में मदद करेगा। ये जो होता है यूजुअली 300 मेगावाट्स तक होता है, और जो नॉर्मल न्यूक्लियर पावर प्लांट होता है वो जो बड़ा सा होगा वो 900 मेगावाट ऐसा कुछ होगा। फिर देखिए होराइजन 2047 क्या है, कि ये हुआ क्या है, तो 1998 में इन लोगों का स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप होता है, ठीक है। तो ये अभी 2023 में ये आया, 2023 में, तो ये 25th एनिवर्सरी था स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप का। और फिर इंडिया का वो था जो सेंटेनरी ईयर है, मतलब इंडियाज इंडिपेंडेंस का, और डिप्लोमेटिक रिलेशंस का भी सेंटेनरी है। अब एक चीज़ ध्यान देने का है कि 1998 में इंडिया पे सैंक्शन लगा था, क्यों, क्योंकि इंडिया ने न्यूक्लियर वो किया था, मतलब पोखरण में टेस्ट किया था। तब भी फ्रांस ने अपना जो स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप किया इंडिया के साथ। फिर देखिए इसमें सिक्योरिटी का है ना, डिफेंस का हम बोले थे कि 2047 रोड मैप, तो एक तो पहले सॉवरेन डिफेंस कैपेबिलिटी बनाएंगे साथ में। फिर इंडो पैसिफिक एरिया का बात है, और इसमें क्या बोल रहे हैं कि ट्राईलैटरल कोऑपरेशन करेंगे, मतलब ऐसे अगर कोई लाइक माइंडेड कंट्री है, जैसे जो रोड मैप आप पढ़ोगे तो उसमें UAE का एग्जाम्पल दिया हुआ है, तो ये ट्राईलैटरल कोऑपरेशन भी हम लोग ट्राई करेंगे। फिर स्पेस को यूज़ करेंगे स्ट्रेटजिक रिलेशनशिप में, जैसे क्लाइमेट एंड एनवायरनमेंट, वेस्ट रिसोर्स मैनेजमेंट, मेरीन रिसोर्सेज, ये सारा दिया हुआ है। एयर क्वालिटी में स्पेस एक्सप्लोरेशन, लॉन्चर्स, मैरीटाइम मॉनिटरिंग। फिर टेररिज्म से लड़ेंगे, जैसे इंडिया का है कि जो टेररिज्म पे एकदम नो कॉम्प्रोमाइज़ वाला स्टैंड है, वो फ्रांस उसको सपोर्ट करता है। तो ऑपरेशनल कोऑपरेशन करेंगे। ऑपरेशनल कोऑपरेशन मतलब कोऑपरेशन जैसे कि अगर कोई अटैक करना है, जैसे इसमें ऑपरेशन बोलते हैं ना वो मूवीज़ में, जो मिशन जिसको बोलते हैं वही है बस। फिर मल्टीलैटरल एक्शन की जो मोर देन 2 कंट्रीज़ की, फ्रांस और इंडिया के अलावा कंट्रीज़, वो ऐसा कुछ करेंगे। फिर ये अच्छा चीज़ है एक ऑनलाइन रेडिकलाइजेशन, उसको काउंटर करेंगे। फिर टेरर फाइनेंसिंग को काउंटर करेंगे, इसमें एक है नो मनी फॉर टेरर इनिशिएटिव। फिर ट्रांसनेशनल क्राइम जैसे ह्यूमन ट्रैफिकिंग हो गया, ड्रग ट्रेड हो गया, ये सबको टैकल करेंगे। फिर रिफॉर्म करेंगे UNSC को, फ्रांस बोल रहा है, और इंडिया का जो परमानेंट मेंबरशिप है उसको सपोर्ट करता है। फिर साइंस एंड टेक्नोलॉजी का है इनोवेशन एंड एकेडमिक कोऑपरेशन, फिर उसमें ढेर सारा है, क्रिटिकल टेक्नोलॉजीज़, AI, क्लाउड कंप्यूटिंग। फिर डिजिटल हेल्थ है। फिर पार्टनरशिप फॉर द प्लैनेट है, जैसे स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर का यहाँ पे भी नाम है। क्लाइमेट ऑब्जेक्टिव्स को मीट करने के लिए क्या क्या करेंगे, तो डीकार्बोनेटेड हाइड्रोजन, रिन्यूएबल एनर्जी, हाइड्रोपोनीज एनर्जी एफिशिएंसी, ये हाइड्रोपोनीज नहीं है, ये
हाइड्रो पावर है। फिर ट्रिपल क्राइसिस, क्लाइमेट चेंज, बायोडाइवर्सिटी लॉस और पॉल्यूशन, उस पर हम लोग करेंगे। और ये एक दिया हुआ है कुनमिंग मॉन्ट्रियल ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी फ्रेमवर्क, ये CBD जो है कन्वेंशन फॉर बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी UN के अंडर, उसमें ये है फ्रेमवर्क। अब ये कुनमिंग मॉन्ट्रियल इसलिए है कि कुनमिंग में होने वाला था वो COP, लेकिन कोरोना के कारण वो पोस्टपोन हो गया, तो अगले साल वो कनाडा में मॉन्ट्रियल में हुआ, तो वहाँ जो फ्रेमवर्क वो हुआ ना, मतलब एग्री हुआ ना, उसको बोल दिया कुनमिंग मॉन्ट्रियल। फिर अर्बन ट्रांजिशन इन इंडिया है, कैसे इंटीग्रेटेड वेस्ट मैनेजमेंट, ट्रांसपोर्ट, सोशल इंक्लूजन, ये सब है। फिर पार्टनरशिप फॉर द पीपल में क्या है कि हम लोग एक्सचेंज करेंगे मेनली, माइग्रेशन एंड मोबिलिटी, हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस, रिसर्च सेंटर्स एंड प्राइवेट कंपनीज में हम लोगों को कुछ करेंगे। फिर फ्रांस बोला कि 2025 तक हम लोग 20,000 इंडियन स्टूडेंट्स को लेंगे और 2030 तक 30,000 स्टूडेंट्स को लेंगे। फिर रेगुलर डायलॉग बिटवीन आवर कल्चर्स, ये कैसे करेंगे, तो म्यूज़ियम और हेरिटेज के वो जो फील्ड है उसमें हम लोग कोऑपरेट करेंगे। सिनेमा, जैसे एक ऑडियो विजुअल को प्रोडक्शन एग्रीमेंट है दोनों का। आर्टिस्टिक एंड लिटरेरी कोऑपरेशन, लिंग्विस्टिक कोऑपरेशन कैसे करेंगे, तो अलायंसेस फ्रांकाइसेस एक बना हुआ है, उसको इंडिया में इनकरेज करेंगे। स्पोर्ट्स में ये लोग, फिर लेटर ऑफ इंटेंट है इन द कोऑपरेशन इन द फील्ड ऑफ स्पोर्ट्स। तो ये इंडिया फ्रांस है। और रोड मैप, ये रोड मैप 2047 मेरे को पता नहीं क्यों इंपॉर्टेंट लग रहा है, मेंस में पूछ सकता है, या अगर फ्रांस में पूछेगा ना तो वैसे भी पूछ सकता है कि डिस्कस इंडिया एंड फ्रांस रिलेशन इन द कंटेक्स्ट ऑफ रोड मैप 2047, ऐसा कुछ पूछ सकता है अगर वो चाहे तो। इसमें ढेर, ये जो डॉक्यूमेंट है ना रोड मैप 2047, ये बहुत बड़ा डॉक्यूमेंट है, इसमें से जो मेरे को इम्पोर्टेंट लगा वो थोड़ा कवर पूरा किया हुआ है, लेकिन ब्रीफ में किया हुआ है, क्योंकि अल्टीमेटली 250 वर्ड लिखना है, तो इसमें से अगर आप कितना, ये 2.5 पन्ने का है, तो इसमें अगर आप थोड़ा सा भी लिखोगे तो 250 वर्ड हो जाएगा। फिर एडिटोरियल में देखिए कांग्रेस और उसका दिया हुआ है DMK का, उन दोनों का जो झगड़ा चल रहा है। नो गेन इन बार्गेनिंग, द कांग्रेस नॉट द DMK स्टैंड्स टू लूज मोर इफ इट फ्रेज द अलायंस। तो कांग्रेस वाले अभी कर रहे हैं नाटक वहाँ पे। फ्रंट एंड सेंटर, फ्रंट ऑफ पैकेज, मतलब सुप्रीम कोर्ट ने फसाई को बोला है कि वो ये सब जो होता है ना, शुगर कंटेंट, फैट कंटेंट, ये सब वो आगे में छापो, पीछे में मत छापो, बस उतना ही है। इस शशि थरूर लिख रहे हैं द न्यू वर्ल्ड ऑर्डर डिसऑर्डर फ्रॉम रूल्स टू माइट, बस यही है ही कि पहले रूल्स बेस्ड ऑर्डर था जो 1945 में बना UN से, अब धीरे धीरे क्या हो रहा है कि माइट इज़ राइट हो गया है, कि जैसे वेनेजुएला का एग्जांपल दिया है कि जो US ने वेनेजुएला में किया, बोल रहे कि ये चीज़ नहीं होना चाहिए। इंडियाज़ एविएशन इज़ इन नीड ऑफ डेटा ड्रिवन, ये हम नहीं पढ़े, मेरे को नहीं लगा। फिर ये युवराज मेहताज डेथ, ये भी हम नहीं पढ़े। फिर ऑन द इम्पोर्टेंस ऑफ सटायर, सटायर क्या होता है, मजाक, एक तरह से सटायर ऐसे मजाक नहीं होता, उसको बोलते हैं व्यंग, कि आप सटायर समवॉट पॉलिटिकली उसको वो इंक्लाइंड होता है, तो लेकिन हम पढ़े नहीं इसको, हम छोड़ दिया क्योंकि UPSC के हिसाब से इंपॉर्टेंट नहीं है। द 1946 ये वाला इंपॉर्टेंट है, देखिए इसका 80 साल हो गया है। अब ये जो इन्होंने लिखा है ना, वो रॉबर्ट रहमान रमन, ये हिस्ट्री के प्रोफेसर हैं, तो इनने थोड़ा डिटेल में लिखा है कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ। हम लोगों को मेरे हिसाब से क्या जानना चाहिए ना, देखिए उस समय जब वॉर ख़त्म हो गया तो 3 मूवमेंट हुए, सेम टाइप के हुए, और मतलब उसमें जो इवेंट था वो सिमिलर था। तीनों क्या क्या है, तो पहला है नवंबर 21, 1945 में कलकत्ता में होता है प्रोटेस्ट, वो INA ट्रायल्स के अगेंस्ट। INA इंडियन नेशनल आर्मी बनाया था सुभाष चंद्र बोस, उसमें जो लोग, जब इंग्लैंड जीत गया, UK जीत गया, तो फिर वो लोगों ने सरेंडर किया INA ने, तो उन पर रेड फोर्ट में ट्रायल चल रहा था। इसमें UPSC ने पूछा भी है, वो जो 3 लोग जो सबसे पहले हुए थे ना, उसमें एक राशिद अली थे, और एक सिख थे, एक हिंदू थे, और एक मुस्लिम थे, तो उसके खिलाफ बहुत प्रोटेस्ट हुआ था। और जो 1945-46 में जो चुनाव हुआ था, उसमें कांग्रेस का एक बहुत बड़ा मुद्दा था INA ट्रायल्स। फिर फरवरी 11, 1946 में कलकत्ता में फिर से हुआ, उसमें राशिद अली को 7 साल का सजा हुआ था, तो उसके खिलाफ हुआ था। फिर फरवरी 18, 1946 में क्या हुआ, ये बॉम्बे लिखा हुआ है, बॉम्बे होगा, वो रॉयल इंडियन नेवी रेटिंग्स, मतलब रॉयल इंडियन नेवी जो उस समय था उसका रेटिंग्स, मतलब जो
जो सिपाही बोलते हैं उसको, उनका रिवोल्ट हुआ था, रिवोल्ट क्या म्यूटिनी हुआ था। इन तीनों का कॉमन क्या है ना कि एक स्मॉल ग्रुप, पहले ये बिपिन चंद्रा का जो इंडिया स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस है ना, उसमें ये पॉइंट दिया हुआ है, ये कॉमनैलिटी, ये जो वो है कि कॉमन पैटर्न, ये बिपिन चंद्रा ने इंडिया स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस में लिखा है। बाकी जो आपको किताब मिलेगा वो वहीं से कॉपी किया हुआ है। उसमें क्या है कि पहले एक छोटा सा ग्रुप होता है जो रिवोल्ट करता है, वो स्टूडेंट हो सकते हैं, जो वर्कर्स हो सकते हैं, जैसे यहाँ पे ये वाले में क्या है कि जो नेवल रेटिंग्स है उन लोगों ने किया। उसके बाद क्या होता है कि फिर पूरा शहर, जैसे कलकत्ता में हुआ तो कलकत्ता, बॉम्बे में हुआ तो बॉम्बे, वो फिर उसको सपोर्ट करने लगता है, और उसके बाद फिर पूरा देश उसको सपोर्ट करने लगता है। तो ये एक कॉमन पैटर्न था ये तीनों में, कि पहले एक स्मॉल ग्रुप किया, फिर पूरा शहर किया, फिर पूरा देश किया। अभी इसमें क्या हुआ कि 18 फरवरी 1946 में, और उस समय का आप कंटेक्स्ट दिमाग में रखिए कि जो देश में है बहुत उथल पुथल चल रहा है, वॉर ख़त्म हुआ है, कैबिनेट मिशन प्लान पे बात चल रहा है, वो फेल हो चुका है लगभग, और लग रहा है कि अब आज़ादी बहुत पास है, जो ब्रिटिश है वो फ्रेजाइल कंडीशन में है। तब इन लोगों ने लगभग 1100 रेटिंग्स ने रिवोल्ट कर दिया। इस शिप का नाम था HMIS तलवार। ये लोग चले गए स्ट्राइक पे, किस चीज़ के खिलाफ, तो रेशियल डिस्क्रिमिनेशन, जो INA ट्रायल्स हो रहा था उसके खिलाफ, पुअर वर्किंग कंडीशंस एंड फूड, एब्यूजेस बाय द सुपीरियर ऑफिसर्स, और अरेस्ट ऑफ अ रेटिंग फॉर स्क्रॉलिंग क्विट इंडिया ऑन HMIS तलवार। मतलब किसी रेटिंग ने लिख दिया था HMIS तलवार में क्विट इंडिया, और उस पर वो कर दिया था, रब कर दिया था, वो जो उसको जो बोलते हैं, लिख दिया था, तो उसको अरेस्ट कर लिया था, तो उसके खिलाफ। फिर इन लोगों ने क्या किया कि जो इनका HMIS तलवार है, इस पे इन लोगों ने कांग्रेस का और मुस्लिम लीग का और कम्युनिस्ट का ये फ्लैग उन्होंने हॉइस्ट कर दिया। अब ये जो आर्टिकल है इसमें हिंदू मुस्लिम यूनिटी का बहुत बड़ा बात किया हुआ है कि वहाँ पे हिंदू मुस्लिम यूनिटी बहुत ज़्यादा था। मानते हैं हिंदू मुस्लिम यूनिटी था, लेकिन बिपिन चंद्र अपनी किताब में लिखते हैं कि जो जो हिंदू थे वो कांग्रेस के पास जाते थे एडवाइस के लिए, जो मुस्लिम थे वो मुस्लिम लीग के पास जाते थे, और जो थोड़ा लेफ्ट लीनिंग थे वो कम्युनिस्ट के पास जाते थे। यहाँ पे ये लेकिन लिखे हैं, ये जो सर हैं इन्होंने लिखा है, हिंदू मुस्लिम प्रोटेस्टर्स जॉइंटली टुक टू द स्ट्रीट्स अर्जिंग पीपल टू ऑब्जर्व अ हड़ताल इन लिeu ऑफ द फायरिंग ऑफ द रेबल्स। लेकिन उतना ज़्यादा नहीं था हिंदू, मतलब ठीक है था कि एक नेशनल कॉज है, INA ट्रायल ने पूरे देश को एक कर दिया था। लेकिन फिर क्या हुआ कि जब ये इन्होंने रिवोल्ट किया, तब जो सिविलियंस थे इन द सिटी दे जॉइंड देम, वो स्ट्राइक किए, मीटिंग्स करने लगे, प्रोसेशन निकाले, और यूरोपियंस पे अटैक करने लगे। फिर म्यूटिनी ने अदर पार्ट्स ऑफ इंडिया पे असर हो गया। जैसे सबसे प्रोमिनेंट एग्जांपल है कराची, वहाँ पे एक कोई और शिप था, उसके जो रेटिंग्स थे उन्होंने भी म्यूटिनी कर दिया था। फिर क्या होता है कि पटेल, सरदार वल्लभ भाई पटेल और जिन्ना, इन लोगों ने म्यूटिनियर्स जो भी थे उसको शांत किया। अब ये सोचिए कि पटेल बोल रहे हैं और जिन्ना भी बोल रहे हैं, क्यों? क्योंकि उस लेवल का हिंदू मुस्लिम यूनिटी उस समय तक बचा ही नहीं था जो आर्टिकल में दिया हुआ है। लेकिन इसका सिग्निफिकेंस क्या था कि जो म्यूटिनी हुआ, इस देखिए नेवी में हो रहा है, और उस समय क्या 3 फोर्स, अभी भी 3 फोर्स होता है मेनली, तो नेवी होता है, एयरफोर्स होता है और आर्मी होता है। तो नेवी रिवोल्ट कर रहा है तो इसका मतलब आर्मी भी कभी रिवोल्ट कर सकता है, जो एयरफोर्स है वो भी कभी रिवोल्ट कर सकता है। तो जो इंग्लिश रूल है उसका जो फाउंडेशन है वो बहुत फ्रेजाइल है, और इसलिए वो लोग जल्दी भागना चाहते थे। फिर इट रिजल्टेड इन पॉपुलर स्ट्राइक्स इन अदर पार्ट्स ऑफ द कंट्री, और इट फील्ड द मासेज विद अ सेंस ऑफ कॉन्फिडेंस। यहाँ पे ऑफ होगा। तो ये इसका सिग्निफिकेंस है, और ये नेवल म्यूटिनी। अब बात है कि क्या नेवल म्यूटिनी के कारण अंग्रेज भागे? तो ऐसा नहीं है कि केवल उसके कारण भागे। जो ब्रिटिश थे उन्होंने एक लेजिटिमेट सिस्टम बना रखा था इंडिया में, मतलब उनका एक जुडिशियल प्रोसेस था, एग्जीक्यूटिव था, लेजिस्लेचर था। एक बड़ा वर्ग जो इंडिया का था वो उसके पक्ष में था, क्योंकि इंडियंस इंडियन सिविल सर्विस में थे, इंडियंस ब्रिटिश आर्मी में थे, इंडियंस जुडिशरी में थे।
तो वो लेजिटिमेट था। उसको गांधी जी ने क्या किया कि धीरे 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 उसको चिप करते गए, उसको खाते गए खाते गए खाते गए, ख़त्म करते गए। तो उसका रिजल्ट था कि नेवल म्यूटिनी हो पाया। और अल्टीमेटली जो इसको सप्रेस करने के लिए भी उसको बुलाया था, जो बाकी के जो कुछ जवान थे उन्होंने ही इनको, जब पटेल और जिन्ना के बोलने के पहले सप्रेस किया था। तो ये अपने आप में नेवल म्यूटिनी के कारण भाग के नहीं गए अंग्रेज। इट वॉज अ लॉन्ग ड्रॉन आउट प्रोसेस, उसका रिजल्ट था। ये दोनों इंपॉर्टेंट टॉपिक्स था आज। इसके बाद आप लोग वीडियो बंद कर सकते हो, कुछ काम करनी है। इलेक्शन कमीशन होल्ड्स मीट, ये लगे ही हुए हैं। ममता बनर्जी, ये तुगलकी की पूरी कुछ 3 ऑफिसर्स को सस्पेंड कर दिया था। टीना अंबानी अनिल अंबानी की वाइफ है। इंडिया फ्रांस रिन्यू डिफेंस कोऑपरेशन फॉर 10 ईयर्स। देखिए ये फिर एक मेरे को बात गलत लगा। पॉलिटिक्स सिक्योरिटी विल प्रिवेल इन हाउ नेशंस मेक चॉइसेस, ये जयशंकर बोल रहे हैं। और बोल रहे हैं कि इकोनॉमी उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, पॉलिटिकल एंड स्ट्रेटजिक कंसिडरेशंस विल ओवरशैडो इकोनॉमिक वंस। मेरे को लग रहा है कि इकोनॉमिक कंसर्न जो है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गया है। क्योंकि हो क्या रहा है, आप क्रिटिकल मिनरल्स को का वो सप्लाई चेन को कंट्रोल कर रहा है। ट्रंप हर जगह टैरिफ लगा रहा है। EU इंडिया से FTA पे इतना फोकस कर रहा है। तो rather than पॉलिटिक्स या सिक्योरिटी, आई थिंक कि इकोनॉमिक्स ज़्यादा बड़ा डिफाइनिंग फैक्टर है आज के समय में। फिर भी वो फॉरेन मिनिस्टर हैं। अगर वो आप लोगों को एग्ज़ाम में लिखना है तो यही बात लिखना, मेरा हम जो बोले वो मत लिखना। ग्लोबल कोऑपरेशन इज़ क्रूशियल टू टैकल AI बायस एंड रिस्क्स। इसमें मोदी जी ने जेंडर का भी बात किया है कि जेंडर बायस जो होता है AI में। फिर कल जो AI समिट हुआ था उसमें थोड़ा ये हो गया था, लोग बहुत ज़्यादा आ गए थे, तो उसके लिए माफ़ी मांगा है। इंडियन आर्मी ने कुछ होम ग्रोन डुअल यूज़ क्या होता है कि जो सिविलियन यूज़ भी हो सके और जो मिलिट्री में भी यूज़ कर सके। जैसे देखिए यहाँ नाम ढेर सारा दिया हुआ है। सामून, a geospatial and AI enabled situational awareness system. एकम, secure air gapped indigenous AI cloud platform. प्रक्षेपण, AI driven climatology and disaster prediction system। तो ढेर सारा इन लोगों ने वो डिप्लॉय दिखाया है। हेमंत बिश्व शर्मा कुछ बोल रहे हैं, सब पॉलिटिकल न्यूज़ है। 51 students evacuated from मणिपुर स्कूल, दिल्ली हाई कोर्ट टेल्स उन्नाव, ब्लैक बॉक्स ख़त्म हो गया। सुप्रीम कोर्ट फ्लैग्स द रिस्क ऑफ यूजिंग AI। ये बार बार सुप्रीम कोर्ट बोल रहा है कि हाँ भाई ये AI का वो ड्राफ्ट करने में मत यूज़ करो ना यार, उसमें ऐसे ही जजमेंट, कुछ भी जजमेंट दिखा देता है। ऐसे ही एक दिन हम भी यूज़ कर रहे थे, वो कुछ मतलब ChatGPT पे कुछ सर्च किए, वो कोई जजमेंट का कुछ और ही दिखा दिया, किसी जजमेंट के किसी और में जोड़ दिया। होल्ड ट्रेड इम्पैक्ट ऑन एप्पल सेक्टर, ये वाला देखिए, जो अब गवर्नमेंट बोल रहा है कि हम लोग AI मिशन 2.0 विल हैव मोर GPU। GPU क्या होता है? ग्राफिक्स प्रोसेसिंग यूनिट। तो जो ये था AI मिशन 1.0 जो था इंडिया AI मिशन, उसमें 38,000 GPUs का वो था कि प्रोड्यूस करेंगे। इसमें अब हो गया है कि 20,000 ज़्यादा और करेंगे। इसमें एक चीज़ आपको ध्यान में रखिएगा, वो कभी भी प्री में पूछो, वो मेंस में नहीं पूछेगा, वो प्री में पूछेगा कि लार्ज लैंग्वेज मॉडल क्या होता है। वो सिंपल सा सवाल आ सकता है कि लार्ज लैंग्वेज मॉडल किस चीज़ से रिलेटेड है। वो सिंपल सवाल होगा, क्वांटम कंप्यूटिंग, स्पेस टेक्नोलॉजी, AI, ऐसा बायोटेक्नोलॉजी, ऐसा कुछ 4 दे देगा। और आपको लार्ज लैंग्वेज मॉडल क्या होता है कि जो जैसे ChatGPT है, वो ढेर सारा टेक्स्ट पे, मतलब बहुत लार्ज अमाउंट ऑफ टेक्स्ट जो इंटरनेट पे है, बुक्स है, जर्नल्स है, मैगजीन्स है, उस पर उसको ट्रेन किया गया है। और फिर वो प्रोबेबिलिटी के हिसाब से, वो जब आप उसको डायरेक्शन देते हो तो प्रोबेबिलिटी के हिसाब से चलता है वो, कि ये जो सेंटेंस मेरा चल रहा है, इस वर्ड के बाद कितना प्रोबेबिलिटी है इस वर्ड के आने का। इसलिए वो फॉल्स पॉजिटिव भी देता है। उसे प्रोबेबिलिटी गड़बड़ आ जाता है, वो फॉल्स पॉजिटिव दे देता है। अब लार्ज लैंग्वेज मॉडल में अब फिर ये बात होगा कि जब वो टेक्स्ट पे वो है ट्रेंड है, तो इमेज और वीडियो और ये सब कैसे वो प्रोसेस करता है। मतलब अगर आप फॉर एग्जांपल ये आर्टिकल है ना, इसका आप एक स्क्रीनशॉट लो और उसको डाल दो कि भाई ChatGPT मेरे को इसका समरी दे दो। पहला बात तो समरी ढंग से नहीं देगा, इसलिए कभी भी आप ऐसा करोगे तो पहले आर्टिकल खुद से पढ़ लेना।
वो कर दे। वो कैसे करता है कि उसको इमेज, उसमें फिर एडिशनल टूल्स है, वो उसको मदद करता है। जो आप जैसे वॉइस वाला यूज़ करते हो कि आप चैट जीपीटी से बात कर रहे हो, वो फिर अलग है, वो अलग टूल है। लेकिन बेसिक जो है वो लार्ज लैंग्वेज मॉडल है, जो बहुत ज़्यादा अमाउंट ऑफ डेटा पे ट्रेंड होता है, उसको बोलते हैं लार्ज लैंग्वेज मॉडल। कोलार में ये बना है, अडानी साहब बोल रहे हैं कि $100 बिलियन बनाएंगे AI रेडी डेटा सेंटर। देखिए डेटा सेंटर बहुत न्यूज़ में है, उसमें बार बार बोलते हैं। दो चीज़ याद रखिएगा, पहला कि उसका जो एनर्जी नीड है बहुत ज़्यादा है, दूसरा उसका कूलिंग नीड्स बहुत ज़्यादा है। और ऐसे तो उसको ख़त्म कर दिया प्रोजेक्ट सन कैचर था गूगल का। ये नेट ज़ीरो गोल में ये बोल रहे हैं कि इंडिया को $22 ट्रिलियन लगेगा नेट ज़ीरो पहुंचने में, तो उसमें एनुअल उसको $500 बिलियन लगाना है। तो ये यूज़ कर सकते हैं आप। अब ये वाला सही है, इन्फोसिस टाइज अप विथ एंथ्रोपिक। एंथ्रोपिक क्या है? वो जो क्लॉड कोवर्क वाला निकाला था कि जो ढेर सारा जो ऐसा ये छोटा मोटा काम होता है कंपनीज में, वो खुद से कर देगा। क्लॉड कोवर्क एन AI एजेंट दैट हेल्प्स एग्जीक्यूट कंप्यूटर टास्क्स फॉर वाइट कॉलर वर्कर्स। तो इसके साथ ये टाई अप कर रहा है। आप सोचिए कि ये खुद, ये जो इन्फोसिस वाले हैं, ये इन्होंने कुछ बोला था कि इतना घंटा काम करो, उतना घंटा काम करो, अब ये खुद ही उसको ख़त्म कर रहे हैं। और ये अब है कि अगला जो 5 से 10 साल है, ऐसा बोल रहे हैं कि जो वाइट कॉलर जॉब है, जो एंट्री लेवल जॉब है, जो लगभग 1 लाख सवा लाख रुपया महीना का कमाते हैं, उन लोगों का जॉब ही ख़त्म हो जाएगा। ये अब देखते हैं 5-10 साल में होता है कि नहीं, लेकिन बहुत चांस है। फिर ये है टैक्सेस प्रूव फ्यूटाइल टू बर्न आउट सिगरेट यूज इन इंडिया। टैक्स बढ़ाया लेकिन सिगरेट कम नहीं हुआ। फिर एक ये वाला देखिए कि एक बोलता है, अब निकला है कि एक क्रायोजेनियन पीरियड था इंडिया का। जहाँ भी क्रायो यूज है ना, उसको आप समझ लीजिए बहुत ठंडा चीज़ है, जैसे क्रायोस्फीयर, क्रायोजेनिक इंजन, तो सब समथिंग रिलेटेड टू कोल्डनेस या ऐसा कूल सब्सटेंस है वो। तो इसमें क्या बोला कि जो स्नो कवर्ड था ना, वो ट्रॉपिकल रीजन्स तक वो बढ़ा हुआ था। उसके बाद है रीजनल में कुछ भी नहीं है। ऑल 12 accused, DU bans, you will get फाइनेंस मिनिस्टर। ये देखिए ढंग का न्यूज़ पता नहीं क्या है। फाइनेंस मिनिस्टर अवॉइड्स पॉपुलिज्म इन तमिलनाडु इंटरिम बजट, फ्लैग्स फिस्कल स्ट्रेन। ये बात तो सही है, ये तो हम लोग देख ही चुके हैं। और इस बेचारा ये तमिलनाडु को जो फॉर एग्जांपल अगर केरला का देखें तो 16 फाइनेंस कमीशन में उसको 23% का रेज है, और इसको कुछ 0.4% का है। नीतीश बाबू के बेटे आए हैं पब्लिक में। चलिए आज के लिए इतना ही है। बाकी आपको अगर कोई डाउट हो तो मेरे को आप टेलीग्राम पे मैसेज कर सकते हो, मेल कर सकते हो। और जो ये भी बना हुआ था जो फ्रांस इंडिया फ्रांस, और वो मेरे टेलीग्राम चैनल पे हम डाल देते हैं हर दिन। और मेरा हिस्ट्री का क्लास होता है, वीडियो हम डालते हैं सैटरडे संडे को। अभी उसमें हम लोग कर रहे हैं शायद पोस्ट नहीं, उसमें कर रहे हैं कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट, मतलब 1857 हो गया है और पोस्ट 1857 में क्या चेंजेस आया था, और वो कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट 1773 से 1793 हुआ है। इस वीडियो में अभी जो सैटरडे को वीडियो डालेंगे वो चार्टर एक्ट ऑफ 1813 से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 तक होगा, और उसके बाद फिर नेशनल मूवमेंट को करेंगे। तो अगर आप लोगों को हिस्ट्री में प्रॉब्लम है तो वीडियो सब आप लोग देख सकते हैं। और उसका भी एक टेलीग्राम चैनल है, उसका भी लिंक रहता है डिस्क्रिप्शन में। और कोई डाउट हो हिस्ट्री से तो जैसे आपको वीडियो नहीं देखने का टाइम नहीं है लेकिन कोई डाउट है तो आप मेरे को मैसेज कर सकते हो। और उसमें भी नोट्स डालते हैं, तो वो नोट्स भी आप देख सकते हो, वो भी आपके काम का है। थैंक यू।